स्टूडेंट ऊब चुके थे सब, इसलिए मोदी रोजगार दो का ट्रेंड चलाया गया। या फिर आप एक साल पहले देखिएगा, मोदी रोजगार दो से पहले स्पीक अप फॉर रेलवे एंड एसएससी स्टूडेंट, इसको अमेरिका के लोगों तक ने देखा। ये लोग इंडिया के ही हैं, अमेरिका में सेटल हैं, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से लोग वहाँ जाके सेटल रहते हैं, तो कम से कम भारत की बातों को भी तो सुनते हैं लोग। तो इस तरह से भी अगर गवर्नमेंट करेगी तो गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया कि वो किस चीज़ को कहेगी हटाओ और किस चीज़ को कहेगी कि नहीं हटाओ। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट हावी पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश है तो नियम हमारा ही लगेगा। बाकी अगर इस कानून में ये जोड़ दिया जाए कि एक लिस्ट बना दिया जाए कि इस चीज़ों के रिलेटेड हम चीज़ों को अगर बोलेंगे तो आप हटाइएगा, तो ये कानून एकदम बेस्ट है। इसमें 90% ये बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि हर चीज़ हमें मिल रहा है। बट एक वही है ना कि 10% की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप अगर फेसबुक और यूट्यूब पर चिल्लाइएगा ना पेट्रोलियम का दाम महंगा हो गया, पेट्रोल का, सरसों तेल का, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ट्विटर पर अगर नंबर 1 ट्रेंड चला गया तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ये बात हकीकत में भी है। अब आप बताइए भाई, ये सरसों का तेल ये गरीब लोग कहाँ से 200 रुपये लीटर में है का यूज करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाता है। अब पेट्रोल का प्राइस भैया 100 रुपया हिल गया, ये बहुत गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में हिला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम कंपनियों को छूट दे दिया कि मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड कर दिया कि अगर इंटरनेशनल में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो आप भी घटा बढ़ा सकते हैं। एक महीना में 15-17 बार अगर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी और उसको कंट्रोल किया जाता है तो गड़बड़ बात है। आपको लगता है कि भैया ऐसा है, तो देखिए ध्यान से समझिए पूरा गणित। पेट्रोल जिसमें को मापने का एक इंटरनेशनल तरीका होता है बैरल, ये ड्राम को बैरल बोलते हैं, देहात में इसको लोग ड्राम बोलते हैं। इसमें 159 लीटर पेट्रोलियम आता है, ठीक है। अब ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सोचा एक गलती करके मत आ जाना, ऑप्शन बी पे लिखा रहता है। तो ये हो गया आपका 159 लीटर एक बैरल में। पेट्रोलियम के प्राइसिंग का पूरा खेल समझिए। 2021 का तुलना हम लोग 2013 से करके देखते हैं, तो 2021 में $70 प्रति बैरल पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो पेट्रोलियम से फिर इसको पेट्रोल डीजल अलग अलग चीज़ बनाया जाता है, इसमें सरकार की भी कुछ कॉस्टिंग आती है। अब यहाँ क्या होता है, ना किसी को डॉलर समझ में आता है ना बैरल समझ में आता है। तो बैरल तो बता दिए 159 लीटर होता है। अब हम इसको कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। इसमें 70 में 72 से गुणा कर देते हैं तो ये रुपया में आ जाएगा, इसमें गुणा कर देते हैं 159 से तो लीटर में आ जाएगा। तो अभी सरकार को जो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल मिल रहा है वो 31 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है। अब इसको सरकार रिफाइन करके बेच रही है 105 रुपया, अलग अलग राज्यों में कहीं 102 है, कहीं 105 106, अलग अलग राज्यों में। इतना भयानक मार्जिन है, जबकि सरकार को प्रति लीटर अगर इसको बेचे पेट्रोलियम को, अगर ये 50 रुपए भी बेचती है सरकार ना, तो भी इसको प्रॉफिट आता है। क्योंकि प्रति लीटर अगर इसको देखते हैं लोग ना, तो 7 रुपए इसकी मार्जिन, मतलब पर लीटर 7 रुपए कॉस्टिंग आ जाएगी, एक रफली आंकड़ा मिला लीजिए तो। लेकिन एकदम फ्री, मतलब एकदम सस्ता भी नहीं दे सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसके अपने भी कुछ खर्चे होते हैं। भले बोल दिया गया है कि वैक्सीन देंगे फ्री में, तो वैक्सीन का पैसा नहीं लेंगे तो कहीं और से पैसा लेंगे। तो इतना लंबा मार्जिन रखा गया है पेट्रोलियम पर। अब आप इसकी तुलना करिए पहले के वक्त में, 2013 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइसिंग बहुत हाई था। उस समय $110 प्रति बैरल पेट्रोल था, तो पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल था। अगर इसको हम चेंज करते हैं इसी फॉर्मूला से, तो उस वक्त पेट्रोल था 49 रुपए प्रति लीटर, गवर्नमेंट को आता था। अब इसको रिफाइन वगैरह करके गवर्नमेंट इसमें करके टोटल इसे 80 रुपए में बेचती थी। तो उस वक्त गवर्नमेंट का मुनाफा ज़्यादा नहीं रखा गया था पेट्रोल पे, जबकि अभी बहुत भयानक मुनाफा है। अब ये ओपन मार्केट में आप इस डाटा को आराम से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको कोई छुपाएगा, पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है कितना रेट रहता है। तो यहाँ इस वजह से थोड़ा सा पेट्रोलियम ज़्यादा हो जाता है। अब भाई जो इंसान EMI पे गाड़ी लिया है बेचारा, अब वो छोटी मोटी जो ड्यूटी करते हैं 15-20 हज़ार जिनकी सैलरी रहती है, तो कहाँ से भरवा पाएंगे 110 रुपये 105 रुपये लीटर पेट्रोलियम। अब ये सब चीज़ें जब ट्विटर पे जाने लगती है तो गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सुधार नहीं सकती है, इससे बुरे बुरे दिन हम लोग देखे हैं। लोग 1991 में भारत का सबसे काला दिन था। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री थे आपके ये मनमोहन सिंह के पास था वहाँ पे। तो उस समय हम लोग के पास केवल $3 बिलियन फॉरेन रिजर्व था। अभी के वक्त में कितना है, $605 बिलियन है, लेकिन उस वक्त केवल $3 बिलियन, यानी हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था। तो हम उस स्थिति से भी उभर के आ गए, क्योंकि अच्छे स्टेप लिए। उसके बाद गुजराल साहब आए, लुकिस्ट पॉलिसी पे ज़्यादा ध्यान दिए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, मनमोहन सिंह आए, अब मोदी जी चला रहे हैं। तो अभी के वक्त में ना इकोनॉमी बहुत अच्छे से संभालने वाला कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अब इकोनॉमिस्ट में थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। जिस तरह से मनमोहन सिंह का स्पेशली पूरी दुनिया जानती है उसको इकोनॉमी के हिसाब से, क्योंकि उनके जो इकोनॉमिस्ट थे
जो उनकी सोच समझते हैं, उनकी तो विपक्ष भी बात बोलते हैं इस बात को, उस कैटेगरी का भी इकोनॉमी संभालने वाला नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उनके इकोनॉमी में भी घोटाले सबसे भयानक भयानक हो गए थे। अब महंगाई बढ़ाने के लिए विपक्ष भी कम नहीं है। अब विपक्ष, एक बार मोदी जी से गलती क्या हो गया, बोल दिए कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। अब विपक्ष वाले हर चौराहे पे पकौड़ा छानने लगते थे सब, मोदी जी को बदनाम करने लगते थे सब, प्रधानमंत्री वगैरह। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे भाई, सबसे मिस्टेक हो जाता है, हमारे मोदी जी से भी हो गया, लेकिन विपक्ष पीछे ही पड़ गया। मोदी जी ने कहा रुको बताते हैं, सरसों तेल के रेट बढ़ा दिए, ले अब 200 रुपया, अब तो छाने तो पकौड़ा यहाँ पे, सब शांत हो गए लोग छानने वाला। ये विपक्ष वाले कम नहीं है सब, यहाँ पर पकौड़ा छानने के लिए बदनाम कर देता है सब। शायरी सुनिए एक ठो, हमें तो सरसों तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहाँ दम था, मेरा पकौड़ा भी नहीं डूबा क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था। तो सारे विपक्ष वाले जो बदनाम कर रहे थे लोग ना, देखो अब भुगतो, इसलिए कहते हैं सब सॉरी बोलो, चलो मोदी जी से सॉरी बोलो, सॉरी मोदी जी, अब कोई नहीं बोलेगा ये सब पकौड़ा वकौड़ा वाला बात, आप मान इसका सरसों तेल नीचे कर दीजिए, बहुत महंगा हो गया, गरीब इंसान बेचारा मर जाएगा, कहाँ से खाएगा वहाँ पे। अब भयानक है इंडिया में, ये समझिए कि लॉकडाउन में जनधन योजना में 500 रुपया आया अकाउंट में, ऐसे ऐसे 500 करके गवर्नमेंट कई बार भेजी। उस 500 रुपये के लिए बूढ़े लोगों को हमने देखा जो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहे थे, बेचारे 4-4 घंटे वो लाइन में लगे थे 500 रुपये के लिए। अब इस 500 रुपये में अगर वो 200 रुपये वाला सरसों तेल खरीदते हैं तो कहाँ जाएंगे? 500 रुपये के लिए इस तरह से लाइन लग जाती है। और ये सब बातें जो ट्विटर पे आती है तो फिर बाहर भी देखने को मिल जाता है ये सब चीज़। और सरकार भी एक दिन नया नया हम लोग को कहानी सुना रही है। अब जैसे मान के चले कोवैक्सीन का तो 28 दिन था, स्पुतनिक का 21 दिन, इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन कोविडशील्ड में सोचो एक को कहानी डेली सुनिए, पहले 28 दिन पे, फिर 56 दिन पे, फिर कहा गया 90 से 120 दिन पे लगाइए यहाँ पर। अब इसमें हम बोली सुन गए अपने घर पे मम्मी से, हमारी मम्मी को फर्स्ट डोज लगाए हुए 56 दिन हो गए थे, लगभग 15-20 दिन पहले, 15 दिन पहले 56 दिन हो गए थे। तो मम्मी कही कि हम दूसरा डोज लगवा लेते हैं। हम कहे नहीं मत लगाइए, सरकार ने कहा है कि 90 दिन पे लगाइएगा तो इम्यूनिटी और अच्छी हो जाएगी, सरकार के पास डाटा है, प्रूफ है, वो प्रूफ के हिसाब से बोलती है, ऑथेंटिक। तो कहे ठीक है हम 90 दिन पे लगाएंगे। तो अभी उनका लगभग 80-82 दिन हो गया फर्स्ट डोज लगे हुए। अब इधर सरकार एक नया नियम लाने जा रही है कि नहीं 60 दिन पे वैक्सीन ठीक था। हमारी मम्मी 56 दिन पे लगवाने जा रही थी, हम रोक के उनको लगा दिया, अभी हेल गया, 80 दिन हेल गया। अब मम्मी हमको करिए रे तोरा पढ़े ले कौन फायदा, तोरा कुछ आता पता नहीं है यहाँ पे। हम कहिए भाई हम कोनो वैज्ञानिक थोड़े हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा से हमको लगा पूरा रिसर्च करके किए होंगे। अब बोली सुन गए हम यहाँ पर। अब सरकार कह रही कि विपक्ष बदनाम कर रहा है, गलत अफवाह फैला रहा है। तो एक काम कीजिए, आप ये जो मोबाइल पे कोरोना वाला कॉलर ट्यून बजता है ना, इसको हटा के और कहिए कि सरकार की हर नीतियाँ अच्छी हैं, हर एक डाटा एकदम अच्छा है, आप विपक्ष के बहकावे में मत आए। अब ये कॉलर ट्यून बचेगा यहाँ पर। भाई आप एगो फिक्स कीजिए ना कि पूरा पब्लिक परेशान है, नहीं तो कुछ दिन में सरकार क्या कहेगी, एक के साथ दोनों वैक्सीन लगा लो, एगो दाहिना हाथ में एगो बायां हाथ में, एगो पीछे लगा लो, बूस्टर उड़ जाए एकदम, कोरोना प्रूफ, बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ। अभी कोरोना का दर्द कम नहीं हुआ था, हमारा पड़ोसी चाइना इतना गलत काम किया है कि उसने अपनी जो भोंपू मीडिया है उसकी ग्लोबल टाइम्स, मतलब उस जो देखिए ग्लोबल टाइम्स में वही छपेगा जो सरकार बोलेगी, उसने G7 की जो मीटिंग हुई थी, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि चाइना के खिलाफ किस तरह BBW प्रोग्राम चलाया गया, उससे बौखलाया, इतना खराब कार्टून बनाया, पूरी दुनिया को बुरा लगा होगा। ईसाई धर्म के इसमें मतलब कार्टून बना दिया गया यहाँ पे। अब ईसाई धर्म का एक लास्ट सपर एक बहुत फेमस एक आर्ट था, लियोनार्डो दा विंची। इसमें ईसा मसीह को लास्ट में यही दिखाया गया कि यहीं पे वो लास्ट में अपने अनुयायियों के साथ भोजन वगैरह कर रहे थे। ये काफ़ी फेमस है ईसाई धर्म के लिए। अब चाइना इसकी तुलना G7 की मीटिंग से किया। अब इसमें उसने क्या किया कि लास्ट सपर का सेम वो लगाया और यहाँ बीच में अमेरिका को बैठाया। हम आपको बताए थे कि अमेरिका ही इसकी अगुवाई कर रहा है, जो BBW प्रोग्राम में, जिसमें भारत भी को भी शामिल करने की बात की गई। अब अमेरिका को बैठाया, इसके बगल में जापान को कुत्ता बना के बैठा दिया, इधर ब्रिटेन को बनाया, कनाडा को, किसको बनाया, फ्रांस वगैरह को, इससे बहस नहीं है। लेकिन भारत को इसने स्टेबल पर नहीं बैठाया, क्योंकि हम आपको कल के वीडियो में बताए थे कि G7 का भारत परमानेंट मेंबर नहीं है, वो पर्यवेक्षक है, उसमें शामिल होता है
है तो देखिए भारत को उसने हाथी का शक्ल दिया और यहाँ नीचे बैठाया जमीन पर, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को हाथी से तुलना किया जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है बट हाथी की तरह धीमे धीमे चलती है। तो इस चुट्टे ने हाथी का शक्ल दिया यहाँ पर। हम आपको जूम करके दिखाते हैं, आपका खून खोल जाएगा। देखिए इस हरामीपन को, इसको ये हम जूम करते हैं। इन लोगों के साथ क्या किया, ये इनके देश का मैटर, इनको मुर्गा बनाया, किसी को भालू सियार बनाया, वो अलग मैटर। हमारे देश को देखें, हमें हाथी से कोई ऐतराज नहीं है, गजराज से हमें, लेकिन इस सुअर के बच्चे ने इस हाथी के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया चाइना, और हम लोग का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि हम लोग का ऑक्सीजन घट गए थे। हमारे यहाँ कम से कम ज्यादातर लाशें तो केवल ऑक्सीजन की कमी से मरी हैं यहाँ पर। अब ऑक्सीजन विदेशों से मंगाना पड़ा, ऐसे ऐसे देश ऑक्सीजन दिए जहाँ पे हम लोग को उम्मीद नहीं थी, तो ये मजाक उड़ा रहा है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर, यहाँ एक सलाइन चढ़ा रहा है, ये गंगा जल को दिखा रहा है, और यहाँ पर एक और सलाइन चल रहा है। अब इसमें अगर ध्यान से आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, आप नेट से इसको लास्ट सफर इमेज ऑफ कोरोना ग्लोबल टाइम्स लिखेंगे तो आएगा। इसमें गाय का फोटो है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, गौमूत्र दिखा रहा है। और जब हरामीपन कर, भारत में हिंदू की आस्था है, ज़्यादातर मेजॉरिटी यहाँ है, वो गौमूत्र कोई प्यास बुझाने के लिए नहीं पूछते हैं, उनकी आस्था है किसी के में उसमें नहीं जाना चाहिए, इससे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। अब यहाँ गंगा जल चढ़ा रहा है, अरे भाई साहब हमारे यहाँ आस्था है, कोई गंगा जल में विश्वास करता है तो कोई आबे जमजम में विश्वास करता है। तो इस तरह का मजाक, वो भी वो देश जो कोरोना फैलाया पूरी दुनिया में, उस हरामी के बच्चे ने दिखाया कि इस तरह की मीटिंग से कुछ होने वाला नहीं है चाइना को। उसकी सरकारी मीडिया इतना हिम्मत कर सकती है, क्योंकि चीन की मीडिया जो लिखती है वो ये माना जाता है कि चीन की सरकार के कहने पे लिखिए, क्योंकि वहां मीडिया का पूरा कंट्रोल है। लेकिन भारत की मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन इनको आपस में लड़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है। अकलेल बकलेल को दुगो को बैठा के आपस में लड़वाएगा सब। इस तरह का मैगजीन क्या हमारे फ्रंट पेज पे छप सकता है? फादर ऑफ कोरोना, फादर डे के दिन सबसे अच्छा इमेज अगर कुछ हो सकता है तो ये हो सकता है। हमारे न्यूज़पेपर पे ये छपना चाहिए कि चाइना का बेटा जो कौन, ये शी जिनपिंग का बेटा कोरोना है, इससे अच्छा फादर कौन हो सकता है? इसका बेटे ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। लेकिन नहीं, हम लोग चाइना का नाम आता है तो सोच समझ के काम करने लगते हैं। हम लोग को भी एग्रेशन दिखाना चाहिए। भारत यहाँ कुछ खास स्टेप नहीं ले लेता है, वहां पर खुल के बोलना चाहिए कि ये कोरोना जो है चाइना की देन है, वो वुहान लैब से लीक हुआ था। जब श्रीलंका में हो रहे अत्याचार की जांच एलटीटी के खिलाफ यूएनओ में हो सकता है, आतंकवाद के खिलाफ जांच यूएनओ में हो सकता है, हमास इजराइल का मामला, इजराइल ने कितने रॉकेट मारे, कितने मिसाइल मारे, इसकी जांच अगर यूएनओ में हो सकती है, तो बताइए कोरोना की वजह से चाइना ने इतना कोरोना फैलाया, लाखों करोड़ों लोग की जान गई, इसकी जांच क्यों नहीं होगी यूएनओ में? और अगर यूएनओ जांच नहीं कर सकता तो भाड़ में जाए साला, यूएनओ किस काम का है? यहाँ हमारे यहाँ लाशें बिछ गई, और हम लोग के किसी भारत के किसी बड़े नेता को आप नहीं देखे होंगे जो खुल के चाइना का विरोध किया होगा। चाइना हर जगह अपना दादागिरी दिखा रहा है, वो अमेरिका को कंपीट करना चाह रहा है चाइना, जबकि हमारे यहाँ सॉफ्ट नीति चाइना के प्रति, चाइना का नाम आते एकदम सॉफ्ट नीति हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा जांच होना चाहिए, ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा जांच होना चाहिए। कभी सुने भारत के किसी बड़े पद पर हमारे प्रधानमंत्री कोई ये आलोचना करते हुए कि ये खुल के बोलते हुए कि वुहान लैब से निकला? इसमें क्या डर रहा है भाई? जबकि हमेशा उसको फायदा होता है, व्यापार से बंद होगा व्यापार, उसको घाटा हो जाएगा। लेकिन नहीं, मोदी जी भी जब गुजरात के सीएम थे उस समय इतना एग्रेसिव रहते थे, भाषण देते थे कि चीन को ऐसे सबक सिखाना चाहिए। अब तो खुल के स्टेटमेंट नहीं देता है। हमारी सीमा पर चाइना घुस गया, जब उसकी बड़ी टेंशन थी, चर्चा थी, उस समय और उसी इश्यू को लेकर के हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए। चाइना जाके क्या बोले? एंड ही मेड अ स्टेटमेंट दैट ही लाइक्स बीजिंग सो मच दैट ही वांट्स टू स्टे देयर। ये हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के पराक्रम है। चाइना आपके यहाँ घुस जा रहा है, आप बातचीत करने के लिए गए हैं और वहां कहते मुझे बीजिंग इतना अच्छा लगा, मैं वहीं रह जाऊं। क्या मेरे देश का विदेश मंत्री बीजिंग की आरती उतारेगा क्या? हम लोग मर रहे हैं, कितने लोगों, गंगा में लाशें बह रही हैं चीन के वजह से। कोरोना हम लोग की देन थोड़ी है। शुरुआत में ही चोट्टा बोल देता अगर वो 2019 में ही कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है तो हम लोग बैन लगा देते लोग चाइना के ट्रेवल पर। लेकिन नहीं, और हम लोग एकदम आराम से चाइना नाराज ना हो रहा, चोट्टा कहीं का। उसको ट्विटर पे पूरा दुनिया को तो हम कहते हैं कि चाइना को मतलब एक सबक सिखाना चाहिए, फाइन लगाना चाहिए, साला इतना जान गया है वहां पे चाइना से। आप बताइए क्या भारत सरकार को एग्रेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एकदम कड़े नीति की जरूरत है कि उससे तो हमें फायदा है ना। उधर साला गलवान घाटी में घुस रहा है, अरुणाचल प्रदेश में घुस रहा है, उसके बाद पूरी दुनिया में हम लोग का मजाक बना रहा है। इस तरह से भारत का मजाक उड़ा दिया गया। इस पर ट्विटर पे ट्रेंड नहीं किया जाएगा, रिपोर्ट ऑन चाइना वगैरह, इस पर नहीं ट्रेंड होगा। यहाँ पर हम तो कहते हैं इस पर भी धज्जी उड़ाना चाहिए ताकि पूरी दुनिया से ये ट्रेंड होना चाहिए कि चाइना को उसकी समझ में आए। चाइना में ट्विटर वगैरह नहीं चलता है क्योंकि उसको पता है कि अगर चाइना ट्विटर फेसबुक चालू कर दिया तो वहां के लोग जो बहुत खुश होते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि आज़ादी क्या होती है। जैकमा थोड़ा सा बात बोले थे कि चाइना की सरकार
मतलब बहुत स्टिक होती है। जैक मा को गायब कर दिया ससुरा, कहाँ चल गए जैक मा? अली बाबा के एशिया के सबसे अमीर आदमी बनते थे। हमारे जैसा आज़ादी थोड़ी है, हमारे यहाँ कोई मर्यादा में रह के प्रधानमंत्री से लेकर कुछ भी बोल सकते हैं। यही तो भारत का लोकतंत्र है। हवाई चप्पल पे चलने वाला आदमी हवाई जहाज में घूमने वाला प्रधानमंत्री को बोलता है हाँ आप मर्यादा में रह के कुछ भी बोलेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब क्या है कि एकदम अंध विरोधी बन जाइए या तो अंधभक्त बन जाइए। अंधभक्त बनिए तो कुछ कमी ना सुनाई दे, अंध विरोधी बनिए तो दिन रात गरियाबे कीजिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, चाइना को उसका सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया है। उस हरामी के बच्चे ने पूरी इकोनॉमी चौपट कर दिया। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, मेरा ट्विटर अकाउंट पर फर्जी आईडी बहुत ज़्यादा बना है। हम खुद चेक करने के लिए कोशिश किए तो खान सर लिखे तो ससुरा इतना ज़्यादा आ गया, इसमें मेरा ओरिजिनल आईबे नहीं किया ससुरा यहाँ पर। अब हम परेशान है, इनमें से कोनो मेरा ओरिजिनल नहीं है यहाँ पर। और इस ट्वीट के माध्यम से अलग अलग सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। और कम पढ़े लिखे लोग या जिनकी सोच संकुचित है, उन्हें लगता है कि ये खान सर कर रहे हैं। अरे जो इंसान हमें देखा होगा, 10 वीडियो भी देख लेंगे ना आप मेरा, तो समझ जाएंगे कि ये किस टॉपिक पर बोलते हैं, किस पर नहीं बोलते हैं। हमको सांप्रदायिक चीज़ें या फिर राजनीति में ज़्यादा नहीं होना पड़ता, कभी एकदम ओवर हो जाता है तब आदमी को बोलना पड़ता है, वो भी सीरियसनेस रहता है, अदरवाइज में नहीं। अब यहाँ देखिए कैसे भड़काया जा रहा है यहाँ पे, आरक्षण विरोधी योगी सरकार। हम काहे को बोलने जाएंगे? हमको पॉलिटिकल कोई ट्वीट नहीं करते, हमको हमारा ट्विटर ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? ये जातिवाद तो नहीं है, 15 प्रोफेसर में से 11 ठाकुर लेकिन तथाकथित बुद्धिजीवी चुप है। मतलब इनका कहना है कि ठाकुरों को जॉब क्यों मिला। यह पहली बार नहीं है। 86 एसडीएम में से 56 यादव होने के अफवाह मात्र पर दोषी करार देने वाला तमाम मीडिया जगत, 61 जजों में से 52 सवर्ण होने पर चुप्पी साधा। यह मेरा नहीं है, लेकिन कोई सुनेगा तो क्या करे। एक भाई साहब कह रहे थे, इस पर ट्वीट कर रिप्लाई दिए थे कि आप पढ़ाते ठीक है लेकिन राजनीति से दूर रहे। हम कहे तूने जब तोरा यो ना बुझा रहा है कि हमारा ना है, तू क्या कर रहा है ट्विटर पे? यहाँ देखिए मुसलमान को भड़काने के लिए। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मदरसे की पढ़ाई कौन सी कंपनी के काम में आती है। सरकार फिर भी इस पर करोड़ रुपए खर्च करती है। इस पर लिखा है रियल खान सर, ऐप पे लिखा है खान सर ऑफिशियल। ये दोनों मेरा नहीं है यहाँ पे। अब बताइए इसमें मुसलमान लोग भड़क जाएगा भाई। जबकि आराम से सोचिएगा तो हमरो को कारखाना में काम नहीं है, किसी कंपनी हमको काहे ले लेंगे? हमको कंपनी उजा के कहेगा टाटा कंपनी में हमको काम है तो ओकरो भगा देगा। आपका क्या काम है? तो किसी भी कंपनी में लिटरेचर का भी कोई काम नहीं रहता है। अब कोई शंकराचार्य आचार्य जी हैं, वो जाके कहेंगे कि टाटा कंपनी में काम, कंपनी में टेक्निकल आदमी का काम होता है। लेकिन इस तरह से कोई जवाब नहीं देता है। सांप्रदायिक मैटर में तुरंत भड़क जाते हैं लोग यहाँ पर, जबकि मेरा है नहीं यहाँ पर। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को रिपोर्ट करें। फेसबुक पर मेरा एक नाम से आईडी बना दिया खान जीएस रिसर्च सेंटर, और उस पर उल्टा सीधा एडल्ट वीडियो डाल रहा है। तो इससे थोड़ी सी छवि खराब हो जाती है। कम पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि भैया ये खान सर ही हैं। आप सबको हम कहते हैं कि भैया देखिए, डिस्क्रिप्शन में हम आपको ट्विटर का लिंक दे देंगे। मेरा ट्विटर अकाउंट है खान जीएस रिसर्च सेंटर @खान सर पटना, @ लिखेंगे तो खान सर पटना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसको जाकर फॉलो कर लेंगे। तो ट्विटर को हम भी क्या करें, हम सोचते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम सोचते हैं बनाना, लेकिन उसको बार बार यूट्यूब पर नहीं बना सकते, क्योंकि यूट्यूब पर बनाने के लिए एटलीस्ट 15-20 मिनट की वीडियोस होनी चाहिए। तो कुछ छोटे वीडियो 5-7 मिनट के रहते हैं, तो उसको सोचते हैं कि ट्विटर पे डाल दें। तो जैसे कुलभूषण जाधव जी का मैटर था, नीरव मोदी को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस, ये क्या होता है, या मेहुल चौकसी का जो प्रत्यार्पण था ये क्यों रुक गया, वगैरह वगैरह। तो ये आप अगर कहेंगे तो जो शॉर्ट जानकारी रहती है उसको ट्विटर पे दे देंगे, तो एटलीस्ट वहाँ रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्विटर पे रहेंगे तो एक नंबर अच्छे रहेंगे तो हम कम से कम ब्लू टिक ले लेंगे ना, ऐसे बदनामी से तो आदमी बच सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का, आप वहाँ जाकर फॉलो कर लेंगे तो आपको ट्विटर पर भी बता देंगे। आई होप आप ये जो नियम आए थे सोशल मीडिया को लेकर उसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।